दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो यूथ कंपटीशन टाइम्स इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ ए आर ओ कंप्यूटर असिस्टेंट अपर निजी सचिव ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर ड्राइवर का संपूर्ण चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देख रहे थे, जिसमें से 8,300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए जो एनटीए द्वारा जारी आंसर की द्वारा प्रमाणित विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल है। दोस्तों वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ बहुत से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं जिसको आप पढ़ करके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से जिसकी सहायता से प्रिपरेशन करके सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी, इससे पहले की क्लास में हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 152 तक हुआ था। दोस्तों इससे पहले जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो क्लास हो चुका है, जो इसका जो है वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। तो आज हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी का जो है क्वेश्चन नंबर 153 से देखेंगे, एग्रीकल्चर से। तो क्वेश्चन नंबर 153 पूछ रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द मैक्सिमम नेट सोन एरिया इन द इंडिया। भारत के किस राज्य में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है। तो जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत के पंजाब राज्य में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक 80% से अधिक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह 10% से कम है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र उस भूमि क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उपयोग वर्ष में एक बार फसली भूमि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, फसल चक्रानुसार मुख्यतः मदद करता है। तो जो फसल चक्रानुसार है यह किस में मदद करता है। तो जो फसल चक्रानुसार है यह मिट्टी की उर्वरता को सुधारने में मदद करता है, इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे कि फसलों की अधिकतम पैदावार हो सके और भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो सके, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, टैग कलर ऑफ सर्टिफाइड सीडेज। तो प्रमाणित बीजों का चिन्हित रंग क्या होता है। तो जो प्रमाणित बीजों का चिन्हित रंग होता है वह जो ब्लू या नीला होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रमाणित बीजों का चिन्हित रंग नीला होता है, जबकि पंजीकृत बीजों का रंग बैगनी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जो प्रमाणित बीज होते हैं उनका रंग नीला होता है, जबकि पंजीकृत जो बीज होते हैं उनका रंग बैगनी होता है। आधारी फाउंडेशन बीज का रंग सफ़ेद होता है। तो जो फाउंडेशन बीज होते हैं उनका रंग सफ़ेद होता है। प्रमाणित बीज आधार बीज की संतति होती है जिसे प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मसाले को मसालों की रानी कहा जाता है। तो जो इलायची है, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, जबकि मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। इलायची भारत में केरल के मालाबार क्षेत्र, कर्नाटक के कोडागू और चिकमंगलूर में उगाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका ऑप्शन डी सही। तो कर्नाटक राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। कर्नाटक देश के कुल कॉफ़ी उत्पादन का आधे से अधिक उत्पन्न करता है। अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका कॉफ़ी के प्रमुख किस्में हैं, जिनमें से रोबस्टा कॉफ़ी का भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कहवा कॉफ़ी उत्पादक देश है। कॉफ़ी उत्पादन के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, ग्रीष्मकाल, अम्लीय ह्यूमस युक्त मिट्टी व 15 से 18 डिग्री सेंटीमीटर तापमान उष्ण जलवायु अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकरकंद का कौन सा हिस्सा खाद्य है। तो जो शकरकंद है, शकरकंद का कौन सा हिस्सा खाद्य है। तो यह जो अपस्थानिक मूल होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो शकरकंद है, शकरकंद का अपस्थानिक मूल खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। शकरकंद की जड़ें भोजन एकत्रित करके मांसल संरचना बनाती हैं। इसकी जड़ों का रंग लाल अथवा भूरा होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन ए व सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कपास फसल फलती है। तो जो कपास फसल है यह काली मिट्टी में फलती हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी का रंग काला, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, तो जो काली मिट्टी है उसका रंग काला टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट
एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में होता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो जो गेहूं है, गेहूं एक खरीफ फसल है, तो गलत है। जो गेहूं है, गेहूं खरीफ फसल नहीं है। तो दोस्तों जो गेहूं है, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं रवि की फसल है। तो जो गेहूं है यह रवि की फसल है, तो कथन ये गलत है। तो इसमें सत्य कथन चुनना है, तो कथन ये गलत है। फिर कथन भी क्या कह रहा है कि खरीफ फसल सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती है, तो ये भी गलत है। जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल जून से जुलाई में बोई जाती है। तो जो खरीफ फसल है या कब से बोई जाती है, तो खरीफ फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। तथा कथन सी रवि फसल अप्रैल से जून में बोई जाती है, तो ये भी गलत है। जो रवि फसल है यह अप्रैल से जून में नहीं बोई जाती। रवि फसल गेहूं होता है, और गेहूं को आप लोग जान सकते हैं, गेहूं जो है अक्टूबर से, जो गेहूं है यह अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है। तो कथन सी भी गलत है। तो कथन डी जायद का फसल गर्मी के महीने, जो जायद है, जो जायद का मौसम गर्मी के महीने की एक छोटी सी अवधि है। तो हाँ ये सही है, जायद के फसल में फ्रूट्स या फल बोए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी यही सही है। तो भारत में 3 फसल चक्र रवि, खरीफ एवं जायद है। रवि की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल मई में काटी जाती है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, सरसों आदि है। खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में एवं कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। प्रमुख फसल धान, बाजरा आदि है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है एवं मई जून में कटाई की जाती है। प्रमुख फसल तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम कृषि पद्धति निम्नलिखित में कहाँ होती है। तो झूम कल्टीवेशन इज सीन इन, तो जो झूम कृषि पद्धति है यह मणिपुर में होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो झूम कृषि पद्धति का प्रयोग उत्तर पूर्व भारत, मणिपुर, सिक्किम, असम आदि में होता है। झूम कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। इस कृषि में पहले भूमि के वन को जलाकर साफ कर लिया जाता है और वहाँ पर कुछ वर्षों तक खेती किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को छत्तीसगढ़ में दीपा तथा आंध्र प्रदेश में पोंडू, राजस्थान में बन्ना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य दालों की सबसे ज़्यादा उपज करता है। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में दालों का सबसे ज़्यादा उपज होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। भारत विश्व भर में दालों का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादन 25% उत्पादक है। शीर्ष दाल उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दलहनी फसल वातावरण में नाइट्रोजन को स्थिर नहीं करती है। तो जो मूंगफली करती है, गोडगम या क्लस्टर बीन करती है, अरहर करती है, जो राजमा है यह नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, राजमा। तो राजमा वह दलहनी फसल है जो वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, जबकि मूंगफली, घोड़गम, क्लस्टर बीन और अरहर की फसलें वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो जो सोयाबीन, सोरगम एवं धान है यह खरीफ फसल है। जो चना है यह खरीफ फसल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो दिए गए विकल्पों में चना खरीफ फसल नहीं है, अन्य सभी फसलें खरीफ फसल है। चना रवि फसल है। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती हैं रवि फसलें कहलाती हैं, जैसे चना, मटर, गेहूँ, सरसों इत्यादि। ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं खरीफ की फसलें कहलाती हैं, जैसे चावल, सोयाबीन, सोरगम, बाजरा इत्यादि खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में कौन सा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत में कुल जूट उत्पादन का 50% से अधिक की भागीदारी पश्चिम बंगाल की। विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बांग्लादेश है। तो अगर देश की बात कहा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बांग्लादेश है। आलू की खेती के लिए प्रयुक्त रोपण सामग्री क्या है। तो आलू की खेती के लिए प्रयुक्त रोपण सामग्री बीज रूप है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो आलू की खेती के लिए प्रयुक्त रोपण सामग्री बीज रूप है। आलू की फसल के लिए मध्यम शीतोष्ण वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में आलू उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां दिन के समय तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो तथा रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो तथा इसकी खेती रबी मौसम या शरद ऋतु में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहवा हरी चाय की तैयारी का पारंपरिक रूप है जिसे विस्तृत मात्रा में उपभोग किस में किया जाता है। तो जो कहवा है यह हरी चाय की तैयारी का
पारंपरिक रूप है जिसे विस्तृत मात्रा में उपभोग किया जाता है कहाँ पे? तो कहवा को विस्तृत मात्रा में उपभोग किया जाता है कश्मीर में, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कहवा हरी चाय की तैयारी का पारंपरिक रूप है जिसे विस्तृत मात्रा में उपभोग कश्मीर में किया जाता है। कहवा मुख्यतः भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया में प्रचलित है। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन कृषि संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो न्यूनतम जुताई अपनाना, मोनोकल्चर अभ्यास को अपनाना, सी मिट्टी की सतह को आच्छादित करने के लिए फसल अवशेषों का उपयोग करना, तथा डी स्थानिक और कालिक फसल आवर्तन को अपनाना। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। मोनोकल्चर अभ्यास को अपनाना कृषि संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब कि अगर एक ही फसल हमेशा बोएंगे तो यह कृषि संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों? और उसका जो है फसल की जो भूमि है, भूमि की उपजाऊपन नष्ट हो जाएगी। तो अतः हमें जो है भूमि पर बदल बदल के फसल बोना चाहिए, तो यही नहीं है। मोनोकल्चर मतलब एक फसल को उगाने का अभ्यास करना, तो यही कृषि संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय कृषि के संदर्भ में मोनोकल्चर अभ्यास को अपनाना यह कृषि संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, शेष विकल्प सही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार संरक्षण कृषि को पर्यावरण का संरक्षण हेतु उच्च और निरंतर उत्पादन स्तरों के साथ स्वीकार्य लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने वाले संसाधन बचत कृषि फसल उत्पादन के लिए एक अवधारणा के रूप में परिभाषित करता है। संरक्षण कृषि के 3 सिद्धांत है। पहला न्यूनतम जोत और मृदा विक्षोभ, दूसरा फसल अवशिष्ट और घास पात या पलवार के साथ अस्थायी मृदा का आवरण, तथा सी फसल आवर्तन एवं अंतर फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिथाइल पैराथियन कार्बोप्यूरन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो पूछ रहा है कि भारत में मिथाइल पैराथियन कार्बोप्यूरन के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो यह जो है कृषि में कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत में मिथाइल पैराथियन कार्बोप्यूरन कृषि में कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। मई 2019 में केरल राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य कृषि विभाग ने कृषि में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विषैले कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? तो पूछा कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सी फसल है जिसे ऊंट फसल या कैमल क्रॉप के रूप में जाना जाता है? तो जो ज्वार है, ज्वार को जो है कैमल क्रॉप या ऊंट फसल के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो ज्वार फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है। इस फसल में शुष्क मृदा में उगने और लंबे समय तक सूखे का सामना करने की क्षमता होती है। यह एक वर्षा आधारित फसल है जिसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक राज्यों में उगाई जाती है। केचुए अर्थवार्म क्या है? तो जो केचुए हैं, केचुए क्या है? यह पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो गलत है। जो केचुआ है यह पौधों की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ और हवादार बनाते हैं। तो हाँ, इसका कथन ऑप्शन बी सही है। जो केचुआ है यह मिट्टी को उपजाऊ और हवादार बनाते हैं। तो केचुआ मिट्टी को उपजाऊ और हवादार बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने में भी केचुए का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने के कारण केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। मूंगफली को गरीबों का काजू कहा जाता है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। छिड़काव विधि से बीज बोने के लिए पूछ रहा है कि छिड़काव विधि से बीज बोने के लिए क्या होता है? तो बीजों को मिट्टी की सतह पर बिखेरते हैं, पानी या एरोसॉल के साथ मिलाकर बुआई करते हैं, हवाई बीजारोपण करते हैं, तथा डी पंक्तियों में बीजों को हाथों से यंत्रवत गाड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। छिड़काव विधि से बीज बोने के लिए बीजों को मिट्टी की सतह पर बिखेरते हैं, तो इसे छिड़काव विधि कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो बीजों को छिड़काव विधि से बोने की प्रक्रिया में बीजों को मिट्टी की सतह पर बिखेरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो गंगा के मैदान में मक्का किस महीने लगाई जाती है? तो जो इंडो या भारतीय गंगा भारतीय गंगा मैदान में मक्का किस महीने में लगाई जाती है? भारतीय गंगा के मैदान में मक्का जो है जून और जुलाई महीने में लगाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। साधारणतया मक्का वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, लेकिन इंडो गंगा मैदान में यह जून जुलाई में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे सेट तरीके या
रैटूनिंग पूर्व मूल्यांकन के द्वारा लगाया जाता है, तो पूछ रहा है कि किसे सेट तरीके या रैटूनिंग पूर्व मूल्यांकन के द्वारा लगाया जाता था, या जो गन्ना को शुगर केन को, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सेट विधि या रैटूनिंग दोनों गन्ना बोने की विधियां हैं। जब नए गन्ने बोए जाते हैं तो सेट विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें पुराने गन्नों से कलम लेकर गन्ने के टुकड़े सेट्स तैयार करके बीज के रूप में बोए जाते हैं। रैटूनिंग विधि में पुरानी फसल की जड़ों से ही गन्ना तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जो मक्का, आलू एवं गेहूं है, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो दिए गए विकल्पों में आलू, मक्का एवं गेहूं का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत में किया जाता है। अन्य फसलों में मटर, चना, आलू, सरसों तथा तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला कौन सा राज्य है? तो भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत में पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम है। यह राज्य वर्ष 2016 में 100% जैविक राज्य बन गया। इसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन के दीर्घकालिक निर्वाह को सुनिश्चित किया जाना है। पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फसल कौन सी है जो भारत में प्रोटीन कुपोषण की समस्या को सुलझा सकती है? तो जो दाल और मिलेट या मोटा अनाज है, यह भारत में प्रोटीन कुपोषण की समस्या को सुलझा सकती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत में कुपोषण एक प्रमुख समस्या है। कुपोषण की समस्या का समाधान के लिए प्रोटीन आवश्यक है। भारत में प्रोटीन के प्रमुख शाकाहारी स्रोत दालें व अन्य अनाज है, जैसे सोयाबीन का दाल, अरहर की दाल, चना, मसूर आदि। इसके अतिरिक्त मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, सवा, कोंटो, रागी आदि के द्वारा कुपोषण का समाधान हो सकता है। ऐसी कौन सी फसल है जो बीज के टुकड़ों से या तो वास्तविक बीज से उगाई जाती है? पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी फसल है जो बीज के टुकड़ों से या तो वास्तविक बीज से उगाई जाती थी, या जो पोटैटो आलू है, तो इसका ऑप्शन ए सही। तो आलू एक तना है, इसके बीज के टुकड़ों की मिट्टी में बुआई की जाती है। इसे सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू के कंद में कलियां होती हैं जो पत्तियों को अंकुरित करती हैं, जबकि जड़ें इन गुणों से युक्त नहीं होती हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जानेंगे व्यावसायिक फसल या व्यावसायिक कृषि किसे कहा जाता है। तो वह कृषि जिसमें किसान फसलें अपने खाने के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचकर लाभ कमाने के लिए करते हैं। सरल शब्दों में, जब खेती का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना और व्यापार करना होता है तो उसे व्यावसायिक कृषि या व्यावसायिक फसल कहते हैं। व्यावसायिक कृषि की अगर प्रमुख विशेषताएं देखें तो जो व्यावसायिक कृषि है यह बड़ी जोत होती है, अर्थात लार्ज लैंड होल्डिंग होती है। बड़े क्षेत्रों में खेती की जाती है। आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं व्यावसायिक कृषि में। उन्नत बीज एवं रसायन का उपयोग करते हैं। बाजार के लिए उत्पादन करते हैं व्यावसायिक कृषि में। एकल फसल मोनोकल्चर, अक्सर एक ही प्रकार की फसल कई बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। उदाहरण के लिए चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, कपास जैसी फसलें व्यावसायिक फसल है। तो पूछ रहा है कि कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है? बाजरा, केला, गन्ना तथा कपास में कौन सा जो है व्यावसायिक फसल नहीं? तो जो बाजरा है यह व्यावसायिक फसल नहीं है, इसका उपयोग लाभ कमाना नहीं। जबकि कपास, जो बाजरा है यह दलहनी फसल है, तो यह व्यावसायिक फसल नहीं है। जबकि कपास, केला एवं गन्ना व्यावसायिक फसल है। तो ऐसी फसल जो लाभ से बेचने के लिए उगाई जाती है उसे व्यावसायिक फसल कहा जाता है, जैसे जूट, कपास, गन्ना, केला आदि। जबकि बाजरा एक खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फूल का नाम बताइए जिसका भारत में सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। तो जो गुलाब फूल है, गुलाब फूल का निर्यात भारत में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत के कई राज्यों में अधिकांश भूमि पर सुगंधित गुलाब उगाने के लिए खेती की जाती है। इस फूल का उपयोग पवित्र स्थानों पर चढ़ाने और आवश्यक तेल निकालने में किया जाता है। अतः गुलाब पुष्प का भारत में सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। रागी क्या है? तो जो रागी है, रागी एक मोटा अनाज या मिलेट है। तो जो रागी है यह मोटा अनाज या मिलेट है, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो रागी एक प्रकार का मोटा अनाज है। इसे भारत में स्थानीय तौर पर मंडुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो जो रागी है इसको मंडुआ के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वास्थ्य में पौष्टिक होता है। इसका उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात में होता है। कृषि में बीज ड्रेसिंग क्या होता है? तो पूछ रहा है कि जो कृषि है इसमें जो बीज ड्रेसिंग क्या होता है? तो जो कृषि है, कृषि में बीज ड्रेसिंग बीज के खराब होने से रोकने के लिए भंडारण से पहले रासायनिक उपचार। तो जो बीज ड्रेसिंग है यह बीज को खराब होने से रोकने के लिए भंडारण से पहले रासायनिक उपचार, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो बीज ड्रेसिंग
बीज उपचार का सबसे आम तरीका है बीज या तो एक सूखे मिश्रण या लुगदी अथवा तरल घोल से गीले रूप में उपचारित किया जाता है। यह विधि बीज को खराब होने से रोकने के लिए भंडारण से पहले रासायनिक उपचार है। शून्य जुताई खेती का प्रमुख लाभ क्या है? तो जो शून्य जुताई खेती है इसका प्रमुख लाभ पानी की ज़रूरत को कम करना है, तो इसका ऑप्शन डी सही। तो शून्य जुताई खेती न केवल खेती की लागत को कम करती है बल्कि इससे मिट्टी का कटाव, फसल की अवधि और सिंचाई की आवश्यकता भी कम हो जाती है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका ऑप्शन ए सही। तो भारत पूरे विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता व निर्यातक देश है। मिर्च का मसालों में प्रमुख स्थान है। आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक राज्य है। इसके पश्चात तेलंगाना, मध्य प्रदेश का स्थान आता है। करेवास में कौन सी खेती की फसल नहीं है? तो पूछ रहा है कि जो करेवास है, करेवास में कौन सी खेती की फसल नहीं की जाती जो जलाशयों में बीज, चिकनी, बलुई मिट्टी, गोद और कंकर के होने पर होती है? तो यह जो है सिंघाड़ा। तो जो करेवास है, करेवास में जो है सिंघाड़ा, करेवास में सिंघाड़ा की खेती नहीं की जाती है जो जलाशयों में बीज, चिकनी, बलुई मिट्टी और गोद और कंकड़ के होने पर होती है। तो यह जो सिंघाड़ा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो करेवास कश्मीर घाटी के प्राचीन उठी हुई टेबल लैंड है। इसकी नरम मिट्टी अखरोट, केसर, सेब और बादाम की कृषि के लिए उपयुक्त है। करेवास में सिंघाड़ा की कृषि नहीं की जाती है। करेवा निक्षेपों में अलग अलग मिट्टी एवं तलहट जैसे कि रेत मिट्टी, गोद, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी और कंकड़ होते हैं। कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत में कॉफ़ी का 70% अकेले स्वयं उत्पादन करता है? पूछा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत में कॉफ़ी का 70% अकेले स्वयं उत्पादन करता है? तो जो कर्नाटका राज्य, कर्नाटका राज्य भारत में कॉफ़ी का अकेले 70% उत्पादन करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही। तो भारत कॉफ़ी का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत के प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि हैं। इसमें कर्नाटक में कुल कॉफ़ी उत्पादन का 70% होता है। भारतीय कॉफ़ी की किस्में अरेबिका और रोबस्टा है। वह कौन सी फसल नहीं है जो कि वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके मृदा की उर्वरता को पुनः संग्रहण नहीं करती? तो अरहर। तो अरहर ऐसी फसल नहीं है जो कि वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके मृदा की उर्वरता को पुनः संग्रहण नहीं करती। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अरहर। तो नाइट्रोजन कृषि क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए लाभदायक है। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलें अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना है। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दलहनी फसलें हवा से नाइट्रोजन स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद करती हैं, इसलिए इन्हें अधिकतर अन्य फसलों के साथ चक्रानुक्रम में उगाया जाता है। NRC-HB 506 निम्नलिखित में से भारत में किस संकर फसल का निरूपण करता है? तो जो NRC-HB 506 भारत में जो है संकर सरसों के संकर फसल का निरूपण करता है, तो इसका ऑप्शन सी से संकर सरसों। तो NRC-HB 506 सरसों की एक संकर किस्म है जिसकी उत्पादन क्षमता 16 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जिसमें 42.5% तक का तेल निकलता है। यह सरसों से 127 से 148 दिन में पककर तैयार हो जाती है। भारत की निम्न फसलों को देखिए तो लोबिया, हरी दाल, अरहर उर्वयुक्त में कौन सी दलहन चारा और हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती है? तो पूछ रहा है कि लोबिया, हरी दाल, अरहर उर्वयुक्त में से कौन सी दलहन चारा और हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती है? तो लोबिया, हरी दाल और अरहर तीनों, तो 1, 2, 3, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रश्नगत फसलों में तीनों लोबिया, हरा चना और अरहर भारत में दाल, चना, चारा व हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। लोबिया का उपयोग हरी खाद के रूप में, हरे चने का उपयोग दाल व हरी खाद के रूप में तथा अरहर का उपयोग दाल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है? तो जो गेहूं और सरसों है, गेहूं और सरसों समानांतर फसल के उदाहरण है। तो दोस्तों जो है हम देखेंगे कि समानांतर फसल या पैरेलल क्रॉपिंग किसे कहते हैं। तो समानांतर फसल, पैरेलल क्रॉपिंग वह पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक फसलें अलग अलग पंक्तियों में साथ साथ उगाई जाती हैं और प्रत्येक फसल का अलग अलग उत्पादन किया जाता है। तो सरल शब्दों में जब किसान एक ही खेत में एक ही मौसम में अलग अलग फसलें पास पास बोता है और दोनों की कटाई अलग अलग करता है, तो इसे समानांतर फसल कहते हैं। समानांतर फसल की मुख्य विशेषताएं होती है, एक ही समय में कई फसलें बोई जाती हैं, फसलें अलग अलग कतारों में लगाई जाती हैं, हर फसल का उत्पादन अलग अलग
किया जाता है भूमि का बेहतर उपयोग होता है। उदाहरण के रूप में जैसे गेहूं और सरसों को बोया जाता है तथा मक्का और दाल को बोया जाता है। पूछ रहा है कि समानांतर फसल का उदाहरण कौन सा है, तो जो गेहूं और सरसों है यह समानांतर फसल का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भूमि के एक हिस्से पर एक ही सीजन में दो या अधिक फसलों को उत्पन्न करने की विधि को समानांतर फसल या पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं और सरसों, मक्का और उड़द, मूंग और उड़द, इन फसलों के मध्य पोषण संबंधी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। समानांतर उत्पादन में ये फसलें अपनी उच्चतम संभव उपज उत्पन्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है। तो पूछ रहा है कि जो मिश्रित खेती है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो जो दोस्तों मिश्रित खेती किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे मिश्रित खेती किसे कहा जाता है। तो जो मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग है वह कृषि पद्धति है जिसमें किसान फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करता है, तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। अर्थात एक ही खेत या फॉर्म पर खेती प्लस पशुपालन दोनों कार्य साथ साथ किए जाते हैं। सरल शब्दों में जब किसान खेत में अनाज या अन्य फसल उगाने के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि पशु भी पालता है, तो उसे जो मिश्रित खेती कहते हैं। तो देखते हैं मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो नगद फसल और खाद्य फसल दोनों की खेती नहीं, गलत है। समान भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों की खेती, ये भी गलत है। पशुपालन और फसलों की खेती का साथ साथ होना, तो इसका ऑप्शन सी सही है, यही मिश्रित खेती के विशेषता है। तो जो मिश्रित कृषि है, मिश्रित कृषि एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना और पशुपालन एक साथ किया जाता है। इसमें फसल उगाई जाती है और जानवरों को एक ही खेत में पाला जाता है। जब कोई फसल विफल हो जाती है तो या जब कोई फसल विफल हो जाती है या फसलों की कीमतों में उतार या चढ़ाव होता है तो किसान पशुधन पर निर्भर हो सकते हैं। बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है। तो जो बाजरा है, बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है, तो यह जो राजस्थान में होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य में होता है। बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्लस्टर प्रदर्शन, साझा बीज वितरण के माध्यम से क्षेत्र विस्तार और मुफ्त बीज मिनी किट वितरण आयोजित करने की योजना बना रही है। भारत में जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है। तो पूछा कि जो भारत में जूट है, भारत में जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है। तो भारत में जूट की खेती जो है गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, गंगा नदी। तो भारत में जूट की खेती गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है। विश्व की लगभग 85% जूट की खेती गंगा डेल्टा में केंद्रित है। यह उपजाऊ भौगोलिक क्षेत्र बांग्लादेश और भारत दोनों द्वारा साझा किया जाता है। कौन से राज्य के किसान वर्ष में 3 बार धान की खेती उपजाते हैं। तो जो असम है, असम राज्य के किसान वर्ष में 3 बार धान की खेती उपजाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है, असम। तो असम राज्य के किसान वर्ष में 3 बार धान की खेती उपजाते हैं। इन उपजों के नाम निम्न है, पहला ओस, दूसरा अमन, तीसरा बोरो। असम के अलावा दो और राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसान भी वर्ष में 3 बार धान की खेती करते हैं। तो जो असम है, असम के अलावा दो और राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसान भी वर्ष में 3 बार धान की खेती करते हैं। भारत में धान की खेती, तो भारत में चावल की खेती ऊंचाई और जलवायु की व्यापक रूप से भिन्न परिस्थितियों में की जाती है। इस फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है तथा 20 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान की आवश्यकता होती है। धान खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। वह फसल जो मृदा की उर्वरता को बहाल करने में सहायक होती है। तो जो मटर है, मटर मृदा की उर्वरता को बहाल करने में सहायक होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मृदा की उर्वरता को बहाल करने में मटर सहायक फसल है। फसल चक्र में से मिट्टी को बहुत सारे पोषक तत्वों को बहाल करने में मदद मिलती है, क्योंकि सबसे पहले दलहनी फसल के पौधे मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तथा नाइट्रोजन को बहाल करने के लिए किसान एक फलीदार पौधा मटर, अरहर, उड़द, मूंग आदि लगाते हैं, जिसकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फसल पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाले को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। इस प्रकार यह मृदा की उर्वरता को बहाल करने में सहायक है। निम्न में कौन सी हरी खाद नहीं है। तो जो मैक्सिकन पॉपी है, मैक्सिकन पॉपी हरी खाद नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दिए गए विकल्पों में मैक्सिकन पॉपी हरी खाद का उदाहरण नहीं है। अन्य सभी हरी खाद के उदाहरण है। हरी फसलों को सड़ाकर बनाई गई खाद को हरी खाद कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक सिंचाई सामान्यतः दक्षिण केंद्रीय भारत में की जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो जो टैंक सिंचाई है सामान्यतः साउथ इंडिया में की जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो अपर्याप्त ऊपर स्तरीय भूजल, तो नहीं, ये गलत है।
अभेद्य सतह अवसाद के साथ चट्टानी पठार, तो हाँ ये सही है। जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में जो है रॉकी प्लेट्यू एंड द इम्परवियस सरफेस डिप्रेशन, मतलब अभेद्य सतह अवसाद के साथ चट्टानी पठार, तो ये भी सही है बी। तथा लहरदार भूभाग मानव निर्मित टैंक में वर्षा जल के संचय में सहायक है, तो बी और सी सही है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा, बी और सी सही होगा। तो टैंक सिंचाई सामान्यतः दक्षिण केंद्रीय भारत में की जाती है। इसका कारण चट्टानी पठार और लहरदार भूभाग है जो मानव निर्मित टैंक में वर्षा जल के संचय में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो जो बीटी कपास है यह एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बीटी कपास। भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल बीटी कपास है। बीटी कपास की कृषि के लिए वर्ष 2002 में सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो जो सीढ़ीदार खेती है यह पहाड़ी ढाल पर की जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सीढ़ीदार खेती मूल रूप से पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके मृदा अपरदन और पानी के अति प्रवाह के लिए अधिक उत्तरदायी होते हैं। अतः कृषि उत्पादन के साथ साथ मृदा अपरदन को रोकने के लिए कृषि की इस विधि को तीव्र ढलानों पर अपनाया जाता है, ताकि फसलों को उगाने के लिए समतल सतहों का उपयोग किया जा सके। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछा कि निम्न में कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? तो कथन एक, ज्वार भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, तो ये सही है। रबर एक भूमध्य प्रदेशी फसल है, तो हाँ ये भी सही है। भारत विश्व में फल व सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो नहीं ये गलत है। जो विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, तो ये गलत है। तथा भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें जो सी और डी बता रहा है। वर्तमान में फल एवं सब्जियों के उत्पादन में चीन एवं गन्ना उत्पादन में ब्राजील का विश्व में प्रथम स्थान है। अन्य सभी कथन सत्य है। निम्नगत में से कौन सी व्यावसायिक खेती है? तो जो तेल बीज फसल है यह एक व्यावसायिक खेती है, जबकि चावल, गेहूं एवं मक्का यह व्यावसायिक खेती नहीं है। तो भारत में वाणिज्यिक कृषि अधिक पैदावार देने वाली एवं महंगी बिकने वाली फसलों को कहा जाता है। प्रमुख व्यावसायिक फसल केला, जूट, कपास, तेल बीज आदि फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो केरल भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। इस राज्य को कोट्टायम, कोल्लम, एर्नाकुलम, कोझिकोड जिले रबर का उत्पादन करते हैं। भारत दुनिया में रबर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा उपभोक्ता है। इसकी वाणिज्यिक खेती वर्ष में 1902 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई इनमें से किन शब्दों के उदाहरण हैं? तो इसका इंग्लिश में देखते हैं। तो कंटूर कल्टीवेशन, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड द टिलेज आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज? तो परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती तथा मिश्रित खेती और जुताई इनमें से किन शब्दों के उदाहरण है? तो यह जो है यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण के उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई आदि शब्द यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण प्रणाली से जुड़े हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप से इसमें से किन अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए? अर्थात अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप से इनमें से किन अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए? तो बोई गई अलग अलग फसलों में धूप के लिए प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए, तो हाँ एक कथन सही है। बोई गई अलग अलग फसलों में धूप के लिए प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए, तो कथन एक सही है। कथन दो, बोई गई फसलों के मध्य पूरकता विद्यमान होनी चाहिए, तो कथन दो भी सही है। जो बोई गई फसल है इनके मध्य पूरकता विद्यमान होनी चाहिए। कथन तीन, घटक फसलों के लिए चरम पोषकता मांग का समय एक नहीं होना चाहिए, तो कथन तीन भी सही है। तो एक, दो, तीन सही है। तथा जो है घटक फसलों की परिपक्वता में कम से कम 120 दिन का अंतर होना चाहिए, तो ये गलत है। तो इसका जो है कथन एक, दो, तीन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, एक, दो, तीन। तो अंतर खेती है, अंतर खेती की सफलता के लिए बोई गई अलग अलग फसलों में धूप के लिए जगह, पानी व पोषकों के लिए न्यूनतम प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। बोई गई फसलों के मध्य पूरकता विद्यमान होनी चाहिए तथा चरम पोषकता मांग का समय एक नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी एक खरीफ फसल है? तो जो
धान, बाजरा एवं मक्का ये सभी खरीफ फसल है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो खरीफ की फसल को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में खरीफ की फसल जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। खरीफ की फसलों के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा आदि है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो असम है, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जबकि कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भारत के चावल एवं गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को अलग करती है। शीतकाल में अत्यधिक वृष्टि गेहूं की फसल हेतु सहायक होती है। तो जो कथन 2 है ये गलत है। शीतकाल में अत्यधिक वर्षा गेहूं की फसल हेतु सहायक होती है, तो नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भारत में चावल और गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को अलग करती है। हाँ, कथन 1 सही है। तो इसमें केवल कथन 1 होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ओनली कथन 1। भारत में गेहूं की फसल के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप व मध्यम वर्षा कहा जाता है। 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन की उच्चतम सीमा है, अतः 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा भारत के चावल और गेहूं उत्पादन क्षेत्रों को अलग करती है, अतः कथन 1 सत्य है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ही सीमित है? तो जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में सीमित है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो चाय की भांति कहवा भी एक पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फलों से निकले हुए बीजों से प्राप्त होता है। इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति ब्राज़ील में हुई थी। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। भारत में अंग्रेजों ने पहला कहवा बागान कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में 1852 में लगाया। कहवा मुख्यतः नीलगिरी के चारों ओर पहाड़ियों पर संकेंद्रित है। कर्नाटक 56%, केरल और तमिलनाडु कहवा के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कर्नाटक के कोडागु से भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित होता है, जिस कारण इसे भारत का कॉफ़ी केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत जो है यह दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता भारत है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार कुल दाल के उत्पादन मात्रा की दृष्टि से भारत का प्रथम तथा पोलैंड का दूसरा स्थान है। भारत दलहनी फसलों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश गेहूं का अग्रणी उत्पादक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो गेहूं रबी की फसल है। इसकी जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए सामान्यतः 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा, 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा जलोढ़ अथवा काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब है, जिसमें उत्तर प्रदेश का कुल गेहूं उत्पादन 30 से 35% है, परंतु सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य में पाई जाती है। भारतीय कृषि में निम्नलिखित में कौन सा एक संस्थागत सुधार है? तो पूछ रहा है कि भारतीय कृषि में निम्नलिखित में कौन सा एक संस्थागत सुधार है? तो सहकारी खेती, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, साख की सुविधा का प्रावधान तथा सिंचाई की सुविधाओं का विकास। तो इसका ऑप्शन डी सही, सिंचाई की सुविधाओं का विकास ही संस्थागत सुधार है। सॉरी, इसमें ए जो है सहकारी खेती या संस्थागत सुधार है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय कृषि में सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक संस्थागत सुधार है। सहकारी खेती का तात्पर्य उस संगठन से जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम को और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। सदस्यों को उनके श्रम तथा पूंजी के अनुपात में लाभांश के रूप में पूंजी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तिलहनों की निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल प्रमुख तिलहनों के उत्पादन के लगभग आधे की भागीदार है? तो यह जो मूंगफली है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत की तिलहनी फसलों में से मूंगफली का तिलहन उत्पादन में लगभग आधे के भागीदार हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है, जबकि सरसों उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो गन्ने का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी का उत्पादक राष्ट्र है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य में होता है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी रेड रॉट अर्थात लाल सड़न होता है, जिसके कारण गन्ने का रंग लाल हो जाता है। भारत में
कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है? तो पूछ रहा है कि भारत में कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार है जो कि सबसे अधिक प्रचलित है? तो जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर निर्वाह कृषि है यह सबसे अधिक प्रचलित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत में निर्वाह कृषि सर्वाधिक प्रचलित है। कृषि व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है, पहला व्यावसायिक कृषि, दूसरा जीवन निर्वाह कृषि। व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है एवं संपूर्ण व्यावसायिक फसल विक्रय के लिए मंडी में जाती हैं, जबकि निर्वाह कृषि में खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। किसान मुख्यतः अपने परिवार के उपभोग के लिए ही खेती करता है। तो निर्वाह खेती ऐसी खेती है जिसमें सिर्फ इतना ही उपजाया जाता है जिसमें किसान के परिवार के लोगों का ही पेट भर सके और उसको किसान बेच ना सके, मतलब इतनी पैदावार अधिक नहीं होती है, तो उसे निर्वाह कृषि कृषि कहा जाता है। और न्यूनतम उपभोग के बाद बचे रहे अन्न का ही वो विक्रय करता है। मक्का के उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मक्का के उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत का सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। सूरजमुखी और सुपारी के उत्पादन में भी कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को अच्छे जल निकासी, उपजाऊ मिट्टी, भारी मात्रा में खाद और उर्वरक, गर्म आर्द्र जलवायु, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा सिंचाई के द्वारा सुनिश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है? तो वह जो शुगर केन गन्ना है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो गन्ने की फसल को अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी, भारी मात्रा में खाद और उर्वरक, गर्म आर्द्र जलवायु, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा सिंचाई के द्वारा सुनिश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। गन्ने का जन्म स्थान भारत को माना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक देश है। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं, तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। ये फसलें सामान्यतः मई जून माह में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर माह में काट ली जाती है। इन फसलों को उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें चावल, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंगफली, तंबाकू आदि हैं। नेक्स्ट टॉपिक सिंचाई या इरिगेशन। तो सिंचाई संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। गुल्स और कुल्स जैसी दिक् परिवर्ती वाहिका जल संवर्धन के लिए कहाँ बनाई जाती है? तो जो गुल्स और कुल्स जैसी दिक् परिवर्ती वाही जल संवर्धन के लिए कहाँ बनाई जाती है? तो ये जो पश्चिमी हिमालय में बनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो गुल्स और कुल्स जैसी दिक् परिवर्ती वाहिका मोड़दार नाली संवर्धन के जल संवर्धन के लिए पश्चिमी हिमालय में बनाई जाती है। ये कृषि उद्देश्य के लिए बनाए गए डाइवर्जन चैनल होते हैं। ये चैनल ग्लेशियरों से पानी को सिंचित क्षेत्र तक ले जाते हैं जिससे सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो जो इंदिरा गांधी नहर है यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर तथा यह पंजाब, हरियाणा तथा मुख्यतः राजस्थान में प्रवाहित होती है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी हरिके बैराज से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक जल ले जाती है। स्वेज नहर मिस्र में है। पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो जो पनामा नहर है यह प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के किस राज्य में बांस टपकाव सिंचाई पद्धति प्रचलित है? तो जो मेघालय है, मेघालय में बांस टपकाव सिंचाई पद्धति प्रचलित है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई विधि प्रचलित है। इसमें बांस की पाइपों का उपयोग करके धारा और झरने के पानी का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी नहर व्यवस्था बिहार के इलाकों में सिंचाई करती है? तो जो त्रिवेणी नहर है, त्रिवेणी नहर बिहार के इलाकों में सिंचाई करती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर चंपारण जिलों में त्रिवेणी नहर सिंचाई का प्रमुख साधन है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है, जिसे 1909 में सिंचाई के लिए खोला गया था। बिहार में कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 63% भाग पर सिंचाई की सुविधा है। राज्य में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन नलकूप 61%, नहर 27% तथा तालाब व अन्य साधन 11% है। बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो पूछ रहा है कि बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो जल भराव, मृदा लवणता, या इससे भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, या इससे पौधों की जड़ों को अपर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। तो बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो जल भराव होता है, हाँ सही है। मृदा लवणता, ये भी सही है। मृदा अत्यधिक लवणीय हो जाती है, अर्थात खारी हो जाती है अधिक जल भराव से। इससे भू स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, हाँ अधिक जल भराव से भू जल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, ये भी सही है।
इससे अगर अधिक जल भरा होगा तो पौधों की जड़ों को अपर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। तो जो पौधे की जड़ होता है उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है अत्यधिक जल भराव से। तो 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी से मृदा लवणता, जल भराव, भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है तथा इससे पौधों की जड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट आती है। पौधों की जड़ों के जल में डूबे रहने से ऑक्सीजन का स्तर कम होने से पौधों के विकास में रुकावट आती है। जल भराव से लवणों का निक्षालन रुक जाता है जिससे मृदा की लवणता में वृद्धि हो जाती है। सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण ओवर इरिगेशन, अति सिंचाई है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण अति सिंचाई, ओवर इरिगेशन है। अति सिंचाई से मिट्टियों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जल जमाव भारतीय मिट्टियों की एक मुख्य समस्या है। यह मुख्यतः त्रुटिपूर्ण अफवाह, अत्यधिक वर्षा, भौम जल स्तर के उन्नयन, नहर सिंचित क्षेत्रों में और अधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न होती है। उत्पादक सिंचाई, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्टिव इरिगेशन इज, तो उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य क्या है? तो जो उत्पादक सिंचाई है इसका उद्देश्य क्या है? तो जो उत्पादक सिंचाई का मुख्य उद्देश्य फसल ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो उत्पादक सिंचाई का मुख्य उद्देश्य फसल ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। तो भारत के ऊंचे पर्वतों पर पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ का नाम बताइए। तो भारत के ऊंचे पर्वतों पर पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ को क्या कहते हैं? तो इसको जो भराल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भराल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो लद्दाख के ऊंचे पर्वतों पर पाई जाने वाली हिमालयी नीली भेड़ को भराल नाम से जाना जाता है। भराल उच्च हिमालय की मूल प्रजाति और स्यूडोइस प्रजाति का एकमात्र सदस्य है। लद्दाख में पाए जाने वाले अन्य जानवर निम्न है: हिम तेंदुआ, आइबेक्स, तिब्बती यूरियल भेड़ तथा तिब्बती जंगली गधा इत्यादि है। भारत में खनिज संसाधन उद्योग, मिनरल रिसोर्सेज इंडस्ट्री इन इंडिया। तो रैट होल उत्खनन निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो रैट होल उत्खनन है यह निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो चेरापूंजी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो रैट होल उत्खनन चेरापूंजी मेघालय क्षेत्र में स्थित है। चूंकि मेघालय में कोयले की परत बेहद पतली है इसलिए कोई अन्य तरीका व्यवहार्य नहीं होगा। मेघालय में यह स्थानीय रूप से विकसित तकनीकी है और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी है। प्रतिबंध के बावजूद मेघालय में कोयला खनन के लिए रैट होल खनन का प्रचलित प्रथा बनी हुई है। भारत में कौन सा राज्य सेलखड़ी टैल्क पाउडर उत्पादन का केंद्र माना जाता है? तो राजस्थान राज्य सेलखड़ी टैल्क पाउडर उत्पादन का केंद्र माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सेलखड़ी नामक पत्थर उत्तर पश्चिमी भारतीय महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में राजस्थान राज्य सेलखड़ी टैल्क पाउडर उत्पादन का केंद्र माना जाता है। सेलखड़ी सफ़ेद रंग का मृदु पत्थर होता है। सेलखड़ी का उपयोग क्रीम पाउडर आदि बनाने के काम में किया जाता है। भारत में कोयले के विशाल भंडार हैं लेकिन प्रतिवर्ष लाखों टन कोयले का आयात किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत सरकार की नीति है कि कोयले के देशी भंडारों को बचाया जाए। कथन 2, कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को पर्याप्त और नियमित कोयला नहीं मिलना। कथन 3, इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले की भारत में कमी होना। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। केवल 2 और 3 सही है। तो भारत में कोयले के विशाल भंडार लेकिन प्रतिवर्ष लाखों टन कोयले का आयात किया जाता है क्योंकि भारत में कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को पर्याप्त और नियमित कोयला नहीं मिलना तथा इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले की भारत में कमी है। नेक्स्ट चैप्टर, खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन नंबर 230, निम्नलिखित में मानव निर्मित संसाधन की पहचान करें। तो जो ठंडा समूह मशीनरी है, सड़कें हैं, उष्णकटिबंधीय वन है, नदी जल है और पुल है। तो इनमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? तो जो पुल है तथा जो है ठंडा समूह मशीनरी है एवं सड़कें हैं, ए बी सी, यह मानव निर्मित संसाधन है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ए बी ई। तो ए बी ई में क्या है? तो ए में ठंडा समूह मशीनरी है, सड़कें हैं तथा पुल हैं, यह जो है मानव निर्मित संसाधन है। तो इसका ऑप्शन ए सही, ए बी ई। तो प्राकृतिक संसाधन वन, मानव जो प्राकृतिक संसाधन वन जल हवा आदि माने जाते हैं। वनों का मनुष्य के माध्यम में उनका मूल रूप
बदल दिया जाता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। वायु, जल, मृदा, वन और खनिज प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पन्ना किसके लिए मशहूर है? तो जो पन्ना है यह हीरा के लिए मशहूर है। तो जो पन्ना हीरा के लिए मशहूर है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश राज्य का पन्ना हीरा की खानों के लिए प्रसिद्ध है। इसे हीरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है पन्ना को। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूपर्पटी में प्रचुरता में पाया जाता है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा खनिज है जो भूपर्पटी में प्रचुरता में पाया जाता है? तो पहले नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है, फिर जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एल्यूमिनियम। तो उर्वयुक्त में भूपर्पटी में प्रचुरता से पाए जाने वाले खनिज एल्यूमिनियम है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। जो इन खनिज तत्वों को मिलाते हैं इन्हें संयुक्त रूप से सिलिकेट कहा जाता है। एल्यूमिनियम के बाद लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। अभ्रक पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। जो माइका या अभ्रक है यह भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से निकाला गया था? तो जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा या गोलकुंडा खदान से निकाला गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। कोहिनूर का अर्थ है आभा या रोशनी का पर्वत। यह कई मुगल व फारसी शासकों के अधिकार में होता हुआ अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में चला गया। निम्नलिखित में कौन सा अधातु खनिज है? तो जो जिप्सम है, जिप्सम अधातु खनिज है, जबकि बॉक्साइट, मैग्नीशियम एवं मैग्नीज धातु खनिज है। तो जिप्सम एक अधातु खनिज है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 × 2H2O है। यह कृषि क्षेत्र में बहुत उपयोगी है क्योंकि यह क्षारीय भूमि को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। भारत में तांबे का अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जो भारत में तांबे की अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत मध्य प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो उपर्युक्त दिए गए विकल्पों के अनुसार तांबे के अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत मध्य प्रदेश में है। भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। तांबा उत्पादक प्रथम 3 राज्य घटते क्रम में मध्य प्रदेश, राजस्थान व झारखंड है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रथम कोयले की खान है? तो जो रानीगंज है, रानीगंज भारत में प्रथम कोयले की खान है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत में प्रथम कोयले की खान रानीगंज पश्चिम बंगाल में, जहां 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। तो राज्य एवं कोयला क्षेत्र, तो जो झारखंड है, झारखंड में झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। फिर बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ है। फिर मध्य प्रदेश में सुहागपुर, जोहला एवं उमरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ओडिशा में तलचर, हिमगिरी एवं रामपुर कोयला क्षेत्र है। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो जो भारत है, भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में है। पन्ना की खदानों में पाए जाने वाले हीरे उच्च गुणवत्ता के होते हैं। पन्ना क्षेत्र में हीरा खनन कार्य बुंदेला शासक छत्रसाल के शासनकाल में 1675 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 1958 से पन्ना जिले के मझगवां में एकमात्र यंत्रीकृत हीरे की खान संचालित कर रहा है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो राजस्थान है, राजस्थान चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। राजस्थान के उदयपुर के जावर की खान से सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। इसके पश्चात कर्नाटक का स्थान है। चांदी भंडारक शीर्ष राज्य क्रमशः राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश है। उच्च थोरियम सामग्री के साथ भारत के किस राज्य में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो जो केरल है, केरल में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो उच्च थोरियम सामग्री के साथ केरल में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है। मोनोजाइट में 2.5 थोरियम होता है और यह अधिकांश चट्टानों और मिट्टी में पाया जाता है। इसका अधिकांश हिस्सा भारत के तटीय राज्यों अर्थात केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा खनिज है जो केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो मोनोजाइट है, मोनोजाइट केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मोनोजाइट। केरल में भारी
खनिज रेत मोनोजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनोजाइट एक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से भरपूर फास्फेट खनिज है जो मुख्य रूप से लाल भूरे रंग का होता है। भारत के अलावा मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका मोनोजाइट रेत का बड़ा भंडार है। भारत में जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो भारत में जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत में जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित जावर की खान देश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण सीसा जस्ता की खान है। अभ्रक माइका का सबसे बड़ा आरक्षित रिजर्व किस देश के पास है? तो अभ्रक माइका का सबसे बड़ा आरक्षित रिजर्व भारत के पास है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अभ्रक माइका का सबसे बड़ा आरक्षित रिजर्व भारत के पास है। भारत विश्व के कुल अभ्रक उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन करता है। अभ्रक भंडार का लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य जिंक का उत्पादन करता है? तो जो भारत का राजस्थान राज्य जिंक का उत्पादन करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो राजस्थान भारत के क्षेत्र के भीतर उत्पादित कुल जिंक का लगभग 89% जिंक उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी जिंक का उत्पादन होता है। हीरा खनन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो हीरा खनन परियोजना यह पन्ना मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा खनन का पर्यवेक्षण करता है। पन्ना भारत की सबसे बड़ी हीरे की खान है। यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला में 20 एकड़ में फैली हुई है। बिटुमेन का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो जो बिटुमेन है इसका मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो जो बिटुमेन है, बिटुमेन का मुख्य उपयोग सड़क बनाने में होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण व भवन निर्माण में किया जाता है, जबकि प्रमुख उपयोग सड़क बनाने में होता है। सड़क निर्माण में बिटुमेन को डामर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के महाद्वीपीय भूपटल में कौन सा खनिज प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? तो यह जो है फेल्ड्सपार पाया जाता है। तो पृथ्वी के महाद्वीपीय भूपटल में जो है फेल्ड्सपार खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका ऑप्शन सी से। तो फेल्ड्सपार पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपटल क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। यह एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज है जिसमें पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह आमतौर पर पृथ्वी पर पाया जाता है, जबकि क्वार्ट्ज दूसरे स्थान पर आता है। फेल्ड्सपार सबसे प्रचुर 39% खनिज है, जबकि क्षार फेल्ड्सपार 12% दूसरा सबसे प्रचुर खनिज है। इनमें कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मकरान है, मकराना क्षेत्र जो है संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है मकराना, तो इसका ऑप्शन बी से। तो मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यह श्वेत पत्थर और संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है। मकराना के लिए संगमरमर का उपयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया था। कर्नाटक का कोलार जिला है किसके खदानों में है? तो यह जो कर्नाटक का कोलार जिला सोना खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कर्नाटक का कोलार जिला सोने के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ज्ञातव्य कि अभ्रक उत्पादन में भारत का पहला स्थान तथा कोयला उत्पादन में भारत चीन के पश्चात दूसरा स्थान पर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क, चूना पत्थर, और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोरापुट, बालाघाट या अर्की या डोनी मलाई में पाया जाता है। तो जो बॉक्साइट कोरापुट में पाया जाता है। मैग्नीज जो है बालाघाट में पाया जाता है, तथा जो है लौह अयस्क डोनी मलाई में पाया जाता है। चूना पत्थर अर्की में पाया जाता है। तो इसका जो है 1 2 4 3 होगा। तो 1 2 4 3 इसका ऑप्शन डी सही होगा। 1 2 4 3। तो खनिजें, तो बॉक्साइट जो है कोरापुट उड़ीसा में पाया जाता है। मैग्नीज बालाघाट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लौह अयस्क डोनी मलाई कर्नाटक में पाया जाता है। चूना पत्थर अर्की हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है? तो अभ्रक है। तो अभ्रक ऐसा खनिज आधात्विक खनिज है जो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अभ्रक एक आधात्विक खनिज है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि राज्यों में आंध्र प्रदेश सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। नेक्स्ट टॉपिक, उद्योग या इंडस्ट्री। तो विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने किस उपक्रम के लिए? तो ये जो सीमेंट के लिए। तो विंध्य प्रांत में मिर्जापुर सीमेंट उपक्रमों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो विंध्य प्रांत में मिर्जापुर अपने सीमेंट
उपक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो अपने कालीन और ब्रासवेयर उद्योगों के लिए जाना जाता है। यह विंध्याचल, अष्टभुजी और काली खोह की पवित्र मंदिर के लिए जाना जाता है। भारत के किस शहर में कपास की 10 मिलें हैं और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जो कानपुर है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कानपुर शहर में कपास की 10 मिलें हैं और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात की साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो वह जो कानपुर है, तथा यदि भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो वह जो है अहमदाबाद है। निम्नलिखित में से किस जगह पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो जो सिलचर है, सिलचर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं, जबकि नरौरा, रावतभाटा तथा तारापुर में है। तो जो नरौरा यूपी में, रावतभाटा राजस्थान में तथा तारापुर महाराष्ट्र में है। तो सिलचर असम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, जबकि नरौरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु अर्धचालक उद्योग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। भारत का यह शहर आईटी उद्योग का केंद्र है। निम्नलिखित में से क्या भारत की चीनी का कटोरा के नाम से लोकप्रिय है? तो जो मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर को भारत के चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी का कटोरा नाम से लोकप्रिय है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वोच्च उत्पादक राज्य है। पहला इस्पात संयंत्र 1907 में कहाँ स्थापित किया गया? तो जो पहला इस्पात संयंत्र 1907 में जमशेदपुर में स्थापित किया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र जमशेदजी टाटा द्वारा 26 अगस्त 1907 ईस्वी को वर्तमान झारखंड तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। इसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को रखा गया। निम्नलिखित में से कौन भारत का विशालतम तेल परिष्करण रिफाइनरी उद्योग है? तो पूछ रहा है कि कौन भारत का विशालतम तेल रिफाइनरी उद्योग है? तो जो बीपीसीएल मुंबई है, बीपीसीएल मुंबई भारत का विशालतम तेल रिफाइनरी उद्योग है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रश्नानुसार बीपीसीएल मुंबई भारत का विशालतम तेल रिफाइनरी उद्योग है। ध्यातव्य है कि भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी उद्योग जामनगर रिफाइनरी गुजरात है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक निजी क्षेत्र की कच्चे माल की रिफाइनरी है। भारत का सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी असम के डिगबोई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी अर्थात गोल्ड रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी जो है सिरपुर में स्थापित की गई थी। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत की पहली एवं एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी वर्ष 2001 में महाराष्ट्र के धुलिया जिले में सिरपुर में स्थापित की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनरी वेलकाम्बी स्विट्जरलैंड के बलरेना शहर में स्थित है। भारत के किस शहर में प्रथम कपास कारखाना स्थापित किया गया? तो जो बॉम्बे है, बॉम्बे में प्रथम कपास कारखाना स्थापित किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत में प्रथम कपास कारखाना वर्ष 1854 में बॉम्बे में स्थापित किया गया। उस समय बम्बई औद्योगिक पैमाने पर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए आदर्श था। उस समय कपास आधारित कपड़ा उद्योग भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो राजस्थान है, राजस्थान एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों का समूह है जो रेशेदार तथा अदह होते हैं। राजस्थान एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो जो कोयली है, कोयली पेट्रो रसायन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत के गुजरात राज्य में बड़ोदरा जिले में पेट्रोफिल्स को ऑपरेटिव लिमिटेड कोयली रिफाइनरी स्थित है जो पेट्रो रसायन से संबंधित है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। यह रिफाइनरी वर्ष 1965 में कार्यरत है। भारत में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो भारत में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वर्तमान अगर अध्यक्ष देखा जाए तो यह जो है नटराजन चंद्रशेखरन है। कौन से शहर को बुनकरों का शहर के रूप में जाना जाता है? पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसको बुनकरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो यह जो पानीपत है, पानीपत को बुनकरों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो हरियाणा के
जो हरियाणा के पानीपत शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत में कपड़ा और कालीन बनाने का कार्य होता है। पानीपत को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की निम्नांकित तेल रिफाइनरियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करिए। तो पूछा कि भारत की निम्नांकित तेल रिफाइनरियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो जो तेल रिफाइनरी बोंगईगांव है यह असम में है, बरौनी बिहार में है, बीना मध्य प्रदेश में, कोयली गुजरात में है। रेणुकूट, जो रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो जो रेणुकूट है यह एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यह एल्युमिनियम की प्रसिद्ध कंपनी हिंडाल्को की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। हिंडाल्को ने उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम सुविधा की शुरुआत 1962 में की थी। नालको और बाल्को एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो नालको एंड बाल्को एल्युमिनियम संयंत्र जो है ओडिशा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको दमनजोड़ी कोरापुट ओडिशा में स्थित है। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1981 में हुई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, जबकि भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना 1965 में कोरबा छत्तीसगढ़ में हुई थी। यह भी सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इन दोनों का प्रगलन केंद्र ओडिशा राज्य में स्थित है। यह मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ 2 कंपनियों का प्रगलन केंद्र स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है? तो पूछा कि ऐसा कौन सा उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है? स्वच्छंद उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग या तो आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत उद्योग वे उद्योग जिनका अंतिम उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल या उत्पादन के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। 1997 से 98 में भारत में निम्नलिखित में से किस कंप को नवरत्न का नाम दिया गया? तो 1997 से 98 में भारत में निम्न में से किसको नवरत्न का नाम दिया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की 9 कंपनियों को नवरत्न का नाम दिया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वर्ष 1997 से 98 में भारत में पब्लिक सेक्टर में ऐसी 9 कंपनियों को नवरत्न का नाम दिया गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल उद्यमों के रूप में उभरने की क्षमता थी, जो निम्नलिखित है: वेल, बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एमटीएनएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल। सितंबर 2024 में भारत में 25 नवरत्न कंपनियां, तो अभी कितनी है? 25 नवरत्न कंपनियां हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर भारत की जनजातियां, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू, बाय।